अध्याय 1977 बाय रुआंकिंग बनाम कोरचेले 1। दरवाजे के पार कदम रखने के बाद काओ चेंगली ने युवती की ओर रुख किया और कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन कृपया दरवाजे पर कदम रखते समय अपने दाहिने पैर से आगे बढ़ें। बाय रुआंकिंग उलझन में थी। यह हमारे यंग मास्टर द्वारा निर्धारित नियम है। मुझे आपकी समझ की आशा है, काओ चेंगली ने गंभीरता से कहा। बाय रुआंकिंग वास्तव में इस अजीबोगरीब लगने वाले नियम से हैरान थी। वह नहीं बता पा रही थी कि यह अधेड़ उम्र का आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है या नहीं। अंत में, हालांकि वह अपने वरिष्ठ चाचा को नाराज करने के डर से इस नियम के खिलाफ नहीं गई, इसलिए उसने अपने दाहिने पैर के साथ दरवाजे के पार कदम रखना सुनिश्चित किया। आंगन में प्रवेश करने पर उसने देखा कि एक युवक तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा है। उसके आसपास की जमीन पसीने से भीगी हुई थी। यह दर्शाता है कि वह बहुत लंबे समय से अभ्यास कर रहा था। यह तलवारबाजी। बाय रुआंकिंग ने एक पल के लिए युवक की हरकतों को दूर से देखा, और उसका शरीर मदद नहीं कर सकता था लेकिन सख्त हो गया था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसकी पीठ से ठंडा पसीना छलक रहा था। उससे पहले कि युवक की उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष होनी चाहिए, और उसकी खेती केवल प्राचीन ऋषि दोगदान के पास थी। उन्हें एक साधारण आंतरिक शिष्य से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए था। फिर भी उनकी तलवारबाजी स्वस्थ और अथक थी। उसकी हरकतें सरल थीं, लेकिन यह उसके आसपास के परिवेश के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। वह उससे एक तलवार चलाने वाले की हवा को महसूस कर सकती थी, जैसे कि वह कोई था जिसने कई दशकों तक तलवार के रास्ते में खुद को डुबोया था। वास्तव में, शायद वह सिर्फ चीजों को देख रही थी, लेकिन उसने वास्तव में महसूस किया कि उसकी तलवारबाजी दादाजी फैन की तलवारबाजी से भी ज्यादा गहरी हो सकती है। यह सोचने के लिए कि एक किशोर बालक बाई फेंग जैसे अनुभवी तलवारबाज की बराबरी कर पाएगा। इसने बाई रुआंकिंग को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने वर्षों से जो तलवारबाजी सीखी थी वह बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह है डेन शियाओटियन। बाई रुआंकिंग ने अपने होंठ काट लिए। हाँ, वह यंग मास्टर शियाओटियन है। काओ चेंगली ने सिर हिलाकर जवाब दिया। कितने समय से उसने जूनियर झांग से तलवारबाजी सीखना शुरू किया है? बाय रुवानेकिंग ने पूछा। इस तरह की उन्नत तलवारबाजी को समझने के लिए वह जन्म से ही सीनियर अंकल झांग के अधीन अध्ययन कर रहे होंगे। कितना लंबा? काओ चेंगली ने अंत में 6 अंगुलियां ऊपर उठाने से पहले अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू किया। यह मोटे तौर पर इतना लंबा होना चाहिए। 6 वर्ष। इतना दुर्जेय बनने में उसे केवल 6 साल लगे। बाय रुआंकिंग चकित रह गई। वह 3 साल की उम्र से तलवारबाजी सीख रही थी, और तब से 20 साल हो गए थे। उसे अपने दादा और दादा फैंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उसके पास कभी भी बहुमूल्य खेती के संसाधनों की कमी नहीं थी। इन सब के कारण ही वह कम उम्र में भी इतनी दूर आ पाई थी। फिर भी इस युवक को केवल 6 साल ही पढ़ाया गया था, लेकिन किसी तरह ऐसा लगा कि वह उससे पहले से ही मजबूत था। यह वास्तव में उसके लिए निगलना कठिन था। 6 वर्ष। काओ चेंगली दंग रह गया। ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब 6 घंटे था। बातचीत के पिछले कुछ दिनों में काओ चेंगली ने देखा था कि झांग शुवान बहुत व्यस्त व्यक्ति था। हालांकि यह स्पष्ट था कि झांग जुआन ने डेन शियाओटियन की बहुत परवाह की थी। उन्होंने बाद वाले को अपनी खेती पर मार्गदर्शन करने में बहुत अधिक समय नहीं लगाया। अधिक बार नहीं। वह डेन शियाओटियन की खेती में खामियों की ओर इशारा करता था, इससे पहले कि वह उसे खुद से अध्ययन करने के लिए एक जे टोकन दे। इसके परिणामस्वरूप भले ही डेन शियाओटियन काफी दिनों तक झांग जुआन के छात्र रहे थे, लेकिन बाद वाले ने उनका मार्गदर्शन करने में जो वास्तविक समय बिताया वह शायद अधिकतम 6 घंटे था। घंटे। बाय रुआ के मौके पर ही लगभग बेहोश हो गई। 6 घंटे तलवारबाजी सीखने के बाद कोई व्यक्ति इतना दुर्जय कैसे हो सकता है? उस पल में उसे लगा जैसे उसका दिमाग बंद हो गया है। जानकारी उसके लिए सहन करने के लिए बहुत बढ़िया थी। जबकि बाय रुआकिंग शब्दों से परे हैरान थी, डेन शियाओटियन ने आगंतुक की उपस्थिति पर ध्यान दिया और जल्दी से अपनी तलवार का अभ्यास बंद कर दिया। वह जल्दी से बाय रुआकिंग के पास गया और मामले को समझाने से पहले एक मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। वास्तव में, मेरे शिक्षक ने मुझे पढ़ाने में जो समय बिताया है, वह केवल 2 घंटे है। 6 घंटे के लिए, मुझे डर है कि मैं अपने शिक्षक के लायक नहीं हूँ जो मुझ पर इतना समय खर्च कर रहा है। तथ्य यह है कि बाय रुआकिंग अपने शिक्षक की तलाश में इस जगह पर आई थी। इसका मतलब था कि वह पहले से ही उनके रिश्ते के बारे में जानती थी। इस प्रकार, उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। 2 घंटे। बाय रुआकिंग शब्दों से परे हैरान थी।
उसके अंत में एक बार फिर बोलने से पहले एक लंबी खामोशी थी। क्या यह ठीक रहेगा यदि मैं आपको तलवारबाजी द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दूं? जरूर, डैन शियाओटियन ने सिर हिलाया। वह हमेशा से ही खेती करता रहा है, इसलिए किसी को अपने साथ पाकर वह बहुत खुश था ताकि वह अपनी प्रगति की जांच कर सके। चलो शुरू करें। बाय रुआकिंग ने अपनी तलवार खींचने से पहले प्राचीन ऋषि दो दान प्राथमिक चरण में अपनी खेती को जल्दी से दबा दिया। थू, उसने जमीन से लात मारी और सीधे डैन शियाओटियन की ओर लपकी। उसने पहले डैन शियाओटियन की तलवार का अभ्यास देखा था और वह जानती थी कि तलवार चलाने में उसकी महारत शानदार थी। इस प्रकार उसने अपने गार्ड को नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। उसने शुरुआत में ही अपनी सबसे मजबूत चाल का उपयोग करने का फैसला किया, जिससे वह बिजली की गति से इधर उधर हो सके। विंग, उसने जल्दी से अपने और डैन शियाओटियन के बीच की खाई को बंद कर दिया, और जैसे ही उसने सोचा कि वह जीत हासिल कर सकती है, डैन शियाओटियन ने अचानक एक चाल चली। एक क्षणिक धुंधलापन था और अचानक उसके सिर की ओर एक तलवार उड़ रही थी। बाय रुआकिंग के सभी खतरे के होश अलार्म में बज गए। उसने जल्दी से अपनी खेती की मुहर को मुक्त कर दिया और एक सच्चे अमर के रूप में अपनी ताकत हासिल कर ली। उसके चारों ओर झेकी की सुरक्षात्मक परत के नीचे डैन शियाओटियन की तलवार को झटका दिया गया था। अगर उसकी गति के लिए नहीं, तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि तलवार उसके सिर को काट देती। मौत के साथ उस खुराक ब्रश ने बाय रुआकिंग को हवा के लिए थोड़ा हंसते हुए छोड़ दिया। वह यह भी नहीं देख पाई कि युवक ने अपनी तलवार कैसे फेंकी और बिना उसे जाने ही वह उसके इतने करीब कैसे आ गई। दूसरे शब्दों में, अगर वह एक और सच्चे अमर का सामना कर रही होती, तो वह अब तक मर चुकी होती। ये वाकई डराने वाला था। बाय रुआकिंग मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन डैन शियाओटियन का एक बार फिर से सतर्क आंखों से पुनर्मूल्यांकन कर सकती थी। उसने सोचा था कि तलवार कला जिसका वह पहले अभ्यास कर रहा था वह पहले से ही बेहद शक्तिशाली था, लेकिन कौन जानता था कि उसके पास उससे अधिक मजबूत तुरुप का पत्ता होगा। एक ही साधना क्षेत्र के विरोधियों के विरुद्ध यह कदम वास्तव में एक गोली मारकर हत्या करने जैसा था। मुझे सचमुच अफसोस है, मैंने पिछले कुछ समय से इस तलवार कला का अभ्यास किया है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा मैं अभी भी इस तकनीक की ताकत को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए उसने प्रतिद्वंद्वी के ठीक सामने तलवार को रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने तलवार से अपनी क्षमताओं को कम करके आंका था। उसने जितनी कोशिश की, वह उसे रोक नहीं पाया। यह सौभाग्य की बात थी कि दूसरे पक्ष ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी तलवार को अपनी सुरक्षात्मक झेनकी से हटा दिया। नहीं तो अगर उसने अपने गुरु के मेहमान पर तलवार डाल दी होती, तो वह निश्चित रूप से इसके लिए फटकारा जाता। आपने उससे केवल 2 घंटे की तलवारबाजी सीखी है, लेकिन आपकी तलवारबाजी पहले से ही मेरे से बहुत आगे है। बाय रुआकिंग ने डर के मारे, लेकिन साथ ही वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आश्चर्य हुआ। मैंने सीनियर अंकल से एक हॉरिजॉन्टल स्लैश भी सीखा। मेरे कौशल अभी भी बराबर नहीं है, और मुझे अभी भी इसके सार को समझने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसे वास्तविक लड़ाई में इस्तेमाल करता हूं तो यह कितना शक्तिशाली होगा। वह निश्चित रूप से जानती थी कि क्षैतिज स्लैश शक्तिशाली था, लेकिन इसे सैद्धांतिक रूप से जानना इसे व्यवहार में लाने से अलग था। जैसे ही उसके दिमाग में यह धारणा आई, उसके हाथ किसी पर तकनीक आजमाने के लिए खुजली करने लगे। उसने एक बार फिर अपने सामने वाले युवक की ओर देखा, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। वह अपने सिर में तलवार गिरने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। यह केवल उसकी तेज सजगता के कारण था कि वह पहले से ही बच निकलने में सफल रही थी। अगर उसका दिमाग एक पल के लिए भी भटकता तो अब तक लाश होती। क्या कोई निजी कक्ष है जिनका मैं इस निवास में उपयोग कर सकता हूँ? बाय रुवानिकिंग ने पूछा। वहां पर वह कमरा खाली है, इसलिए आप इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे शिक्षक वर्तमान में खेती कर रहे हैं, इसलिए कृपया कुछ समय के लिए कमरे में आराम करें। जैसे ही वह बाहर होगा, मैं आपको फोन करूंगा, डैन शियाओटियन ने पास के एक कमरे में इशारा करते हुए जवाब दिया। चूंकि अधिकांश आंतरिक शिष्यों के पास उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकर होते थे, वे जिन घरों में रहते थे वे बहुत विशाल थे और उनमें कई कमरे थे। कमरे में चलने से पहले बाय रुआकिंग ने डैन शियाओटियन को धन्यवाद दिया। ईथर टोकन निकालने से पहले वह बिस्तर पर बैठ गई। यह मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल तक पहुंचने के लिए ईथर टोकन था। उसकी चेतना को ईथर टोकन में विसर्जित करते हुए उसका परिवेश तेजी से अंधेरे में फीका पड़ गया। जब वह फिर आई, तो वह पहले से ही ईथर हॉल के बीच में खड़ी थी।
आंतरिक शिष्यों के द्वंद्व युद्ध के विपरीत मुख्य शिष्यों के पास सार्वजनिक युगल और निजी युगल में लड़ने का विकल्प होता है, बाई रुवानेकिंग ने सोचा। पिछले कोर डिसिप्लिन टूर्नामेंट में मैं केवल 17वें स्थान पर था। 16वां स्थान वांग हाओ है और अब तक मैं उसे अभी तक हरा नहीं पाया हूँ। मुझे लगता है कि यह अपना हाथ आजमाने का एक अच्छा मौका है। मुख्य शिष्यों में बाई रुआंकी के प्रसिद्ध होने का कारण मुख्य रूप से उनके दादा एल्डर बाई ये थे, जबकि वह काफी प्रतिभाशाली थी। सच्चाई यह थी कि मुख्य शिष्यों में अभी भी कई राक्षस थे जो उससे अधिक शक्तिशाली थे। लड़ने के कौशल के मामले में वह शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना पाएगी। शीर्ष के कुछ प्रमुख शिष्यों के पास वह शक्ति भी थी जो अधिकांश प्राचीनों से अधिक थी। चूंकि वह अब तक 16वें स्थान वांग हाओ को हराने में सक्षम नहीं थी, इसलिए वह अपनी नई तलवार कला का परीक्षण करने के लिए एकदम सही प्रतिद्वंद्वी होगा। इस प्रकार वह फ्रंट रिसेप्शनिस्ट के पास गई और कहा, मैं 16वें स्थान वांग हाओ को एक द्वंद्व निमंत्रण भेजना चाहती हूँ। जल्द ही वांग हाओ नाम का मुख्य शिष्य चला गया। उसे देखते ही उसके होंठ फट गए। आज आप इधर कैसे? क्या आपने किसी प्रकार की नई तलवार कला सीखी है जिससे आपको लगता है कि आप मुझे हरा पाएंगे? आप इसे आजमा सकते हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। आधे महीने पहले हमारे बीच द्वंद्व हुआ था और आप स्पष्ट रूप से मेरे लिए एक मैच नहीं हैं। बाई रुआंकिंग ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, मैंने एक नई चाल सीखी और मैं इसका परीक्षण करने के लिए किसी को ढूंढना चाहती थी। परिणाम की परवाह किए बिना यह आपके और मेरे लिए अच्छा प्रशिक्षण होगा। उसे इस बात का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं था कि सीनियर अंकल झांग का क्षैतिज स्लैश कितना शक्तिशाली था, इसलिए ईमानदारी से कहूं तो वह इस बारे में निश्चित नहीं थी कि वह वांग हाओ को हरा पाएगी या नहीं। जरूर, इसे अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट दें। वांग हाओ ने चुटकी ली। चलो शुरू करते हैं। उन दोनों ने जल्दी से एक निजी द्वंद्व युद्ध की अंगूठी पाए और कमरे में प्रवेश किया। मुख्य शिष्यों में से हर एक संप्रदाय के भीतर शानदार अस्तित्व था। वे बहुत सम्मानित थे और उनके आसपास कई प्रशंसक थे। जैसे उनमें से अधिकांश ने कुछ गोपनीयता को प्राथमिकता दी जब उनकी जोड़ी की बात आई। स्थिति में आने के बाद वांग हाओ ने बाई रुआंकी को देखा और कहा, मैं अपनी चाल चल रहा हूँ। हुला, अगले ही पल उसने अविश्वसनीय गति के साथ अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। यह सच था कि बाई रुआंकिंग ने उसे अभी तक हराया नहीं था, लेकिन उसका कौशल उल्लेखनीय था। किसी ऐसे व्यक्ति को कम आंकना मूर्खता होगी जिसे थर्ड एल्डर बाई ये द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया था। लापरवाह होने की हिम्मत न करते हुए उन्होंने एक भी घूंसा नहीं मारा। एक ललाट हमला। बाई रुआंकिंग थोड़ा हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने अभी जो क्षैतिज स्लैश सीखा था वह इस तरह के हमलों से निपटने के लिए सबसे अच्छा था। यह ऐसा था जैसे दूसरा पक्ष खुद को उसके सामने पेश कर रहा हो। बिना किसी झिझक के बाई रुआंकिंग ने क्षैतिज स्लैश को अंजाम दिया जो उसने अभी सीखा था। ध्यान से, मुझे वास्तव में मेरे इस कदम का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन यह शायद काफी शक्तिशाली होगा। बाई रुआंकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने महसूस किया कि उस पर आने वाला दबाव अचानक कम हो रहा है। कच्चा, एक सिर कमरे के कोने में लुढ़क गया और कुछ ही समय बाद वांग हाओ का शरीर सामने की ओर जमीन पर गिर गया। आह! बाई रुआंकिंग दंग रह गई। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि उसने हॉरिजॉन्टल स्लैश में महारत हासिल नहीं की थी, उसने अभी तक तकनीक को पूरी तरह से निष्पादित भी नहीं किया था। और इससे पहले कि वह जानती, जिस दुश्मन को वह हराने में सक्षम नहीं थी, वह अचानक उसी तरह मारा गया। मारे गए वांग हाओ जल्दी से एक और ईथर टोकन के साथ लौट आए और उन्होंने बाई रुवानेकिंग से अपने चेहरे पर एक अविश्वसनीय नजर से पूछा, तुम? क्या हुआ? वह पूरी तरह से बौखला गया था। बाई रुआंकिंग उसके लिए कभी भी एक मैच नहीं थी, लेकिन वह वास्तव में उसी तरह उसका सिर काटने में कामयाब रही। उसके लिए यह स्वीकार करना वाकई मुश्किल था। मैं भी निश्चित नहीं हूँ, बाई रुआंकिंग ने विस्मय में उत्तर दिया। उसने इस कदम को वैसे ही अंजाम दिया था जैसे सीनियर अंकल झांग ने उसे सिखाया था, और उसने अपने बेतहाशा सपनों में कभी नहीं सोचा था कि यह इतना शक्तिशाली होगा। मुझे एक रीमैच चाहिए। इस बार मैं शुरू से ही पूरी कोशिश करूंगा। वांग हाओ ने एक बार फिर अपनी तलवार खींचते हुए दृढ़ता से कहा। हो, उसने तुरंत तलवार ची की एक श्रृंखला जारी की जो हवा में लटकी हुई थी, जिससे वह अपनी इच्छा से अपराध और बचाव दोनों के लिए टैप कर सकता था। मुख्य शिष्यों में 16वें स्थान के रूप में तलवारबाजी की उनकी समझ एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। साधारण तलवार चलाने वाले उसके कौशल को देखकर निराश हो जाते थे।
दूसरी ओर बाई रुआकिंग जानती थी कि वांग हाओ इस बार वास्तव में गंभीर था। यदि वह किसी अन्य तकनीक का उपयोग करती तो यह संभावना नहीं थी कि वह जीत हासिल कर पाएगी। इस प्रकार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस रणनीति को अंजाम दिया जो सीनियर अंकल झांग ने उसे फिर से सिखाया था। पाद एक बार फिर, इससे पहले कि वह तकनीक को पूरा कर पाती, वांग हाओ का सिर पहले ही काट दिया गया था। इस बार यह पहले की तुलना में और भी अधिक लुढ़क गया। यह बाई रुआकिंग पूरी तरह से दंग रह गई। किसी तरह जब से उसने इस चाल को समझ लिया था, ऐसा लगा कि दूसरे पक्ष की गर्दन अविश्वसनीय रूप से नाजुक हो गई है। यहाँ तक एक साधारण स्लैश भी उसके सिर को उसकी गर्दन से हटाने के लिए काफी था।